जय जोहार किसान भाइयों। कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप मन के बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम आए हैं दुर्ग जिला के धमधा क्षेत्र में और यहाँ के सफल युवा किसान भाई रूपचंद धीवर जी जो ना अपन कठिन मेहनत, लगन और परिश्रम से मछली उत्पादन, मछली के बीज उत्पादन के क्षेत्र में सफलता हासिल करके अन्य किसान मन पर प्रेरणा के स्रोत बने हैं। जी हाँ संगवारी हो, भाई रूपचंद धीवर जी हाँ शुरुआत में मेहनत और लगन करके ये काम ला शुरू करी से मछली पालन के रोजगार ला शुरू करे है और आज वृहत रूप में करके अपन आर्थिक स्थिति ला सुदृढ़ बना है और आत्मनिर्भर बन के खुशहाल जीवन जियत है। संगवारी हो, भाई रूपचंद धीवर जी हाँ मत्स्य विभाग के अधिकारी मन के मार्गदर्शन ला लेके शासन की योजना के फायदा ला उठा के ये क्षेत्र में आगे बढ़िस और आज एक सफल कृषक के रूप में जाने जाते और एक साथ ही साथ वो उत्पादन के क्षेत्र के संगे संग अन्य किसान मन ला प्रेरणा भी देवत है। और संगवारी हो, मत्स्य उत्पादन के क्षेत्र और मछली बीज के उत्पादन के क्षेत्र ही नहीं बल्कि रूपचंद धीवर जी हाँ अन्य क्षेत्र में भी सफलता हासिल करे है, जैसे एक्वेरियम यानी रंगीन मछली के उत्पादन के बारे में भी हो, चाहे मुर्गी पालन, बटेर पालन, बतख पालन और साथ ही साथ मछली के चारा यानी मछली के दाना के बारे में भी ट्रेडिंग करके सफलता हासिल करे। तो संगवारी हो, भाई रूपचंद धीवर जी अपन जीवन में कैसे ढंग ले कठिनाई के सामना करके ये क्षेत्र में सफलता हासिल करे और कैसे आत्मनिर्भर बन के आज खुशहाल जीवन जियत है और ओकर सफलता के कहानी ला जानकारी लेवन और देखन। जल से ही बुनते हैं जीवन का ताना बाना, जल ही जीवन है ये मानता है सारा जमाना। और जल की रवानी से जीवन की कहानी लिख जाते हैं वो कुछ लोग जो समझते हैं जल का महत्व, जल से जुड़े व्यवसाय अपनाकर जो बढ़ रहे हैं आत्मनिर्भरता की ओर। ऐसे ही एक युवा किसान हैं दारगांव धमधा जिला दुर्ग के रूपचंद धीवर। पिता कुशल राम धीवर मछली का व्यवसाय करते हुए आजीविका चला रहे थे। घर में भाई बहन भी थे। पढ़ाई करते हुए रूपचंद जब पिता को मछली बेचते हुए आजीविका के लिए संघर्ष करते हुए देखते तो यही सोचा करते कि हमारा आर्थिक पक्ष कब ठीक होगा, हमारा जीवन स्तर कब सुधरेगा। जब लोग इस व्यवसाय में आगे बढ़ रहे हैं, लाभ भी कमा रहे हैं, तो हम पीछे क्यों हैं। युवा मन के सपनों को नई सोच और नई तरीके से आकार देना चाहते थे रूपचंद धीवर। ये धमधा ब्लॉक का एक छोटे से गांव में आश्रित ग्राम है और वहाँ से हम लोग पूरा मछुआ समुदाय कम से कम 30-40 घर के वहाँ हैं और एक साथ सब लोगों को मत्स्य पालन करने में बहुत दिक्कतें आ रही थी, रोज़गार नहीं मिल पा रहा था। और जैसे जैसे मैं पढ़ाई से आगे आ रहा था 10वीं 12वीं के बाद, फिर मैंने देखा कि हम लोगों की आर्थिक स्थिति उतनी सामान्य नहीं है जैसे होनी चाहिए। और मेरे पिताजी जब मछली ले के बाहर मार्केट में बेचने जाते थे तो उनका हार्ड वर्किंग देखते हुए मैं सोचने लगा कि मैं इस तालाब में कैसे मछली को और अधिक से अधिक उत्पादन करूं, कैसे अपने आर्थिक स्थिति को आगे बढ़ाऊं और मैं कैसे अपने तालाबों में अच्छी उत्पादन करके अपनी आर्थिक स्थिति सामान्य करूं। तो धीरे धीरे ये मछली विभाग के अधिकारियों से संपर्क में आके, उस समय हमारे केपी पटेल साहब थे, उनके थ्रू मैं उनसे योजनाओं का लाभ के बारे में पूछने लगा। और हमारे एक वरिष्ठ अधिकारी हैं जो आरपी वर्मा साहब, वो हमारे गुरु हैं और उनके एक एक शब्द मेरे दिमाग में ऐसा है कि उनका एक एक जानकारी मैं आज मछली पालन की ब्रीडिंग से लेके पालन तक और देसी मांगूर के ब्रीडिंग और पंगास भी उनके ही माध्यम से मैं आज कर पा रहा हूँ। कला संकाय से स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त कर वे अपने पारंपरिक व्यवसाय से जुड़े। उनकी सोच बस इसी दिशा में काम कर रही थी कि इस व्यवसाय को आगे बढ़ाते हुए कैसे सफल और आत्मनिर्भर हुआ जा सकता है, कैसे जीवन स्तर में सुधार किया जा सकता है। इसके लिए उन्होंने मत्स्य विभाग के अधिकारियों से संपर्क किया, अपनी जिज्ञासाओं का समाधान पाया और वर्ष 2002 में
1 साल का प्रशिक्षण भी प्राप्त किया। मैं जब अपने पूर्वजों का खेती देख रहा था मछली पालन में और उनकी आर्थिक स्थिति को देखा, तो इन लोग मछली मारना ही सीखे थे, पालना नहीं सीखे थे। लेकिन मेरे पिताजी एक बार मछली विभाग के द्वारा मत्स्य मेला लगाया गया था, शायद 2001 या 2 की बात है ये, और उस मत्स्य मेला में जाके मछली विभाग का बड़ा सा कैंप लगा हुआ था जिसमें लोगों को जानकारी और योजनाओं का लाभ के बारे में बताया। तो उसी बीच में हमने तेली बांधा रायपुर में जाके मछली संबंधी ट्रेनिंग के संदर्भ में जानकारी लिया, और मैं उसी समय मेरे पिताजी के कहने पर वहाँ मछली पालन विभाग से ट्रेनिंग लेकर मैं अपना मछली पालन के कार्य में आगे बढ़ा, और इसको आज इस रूप में देखा जा सकता है मेरा। रूपचंद धीवर ने पथरिया स्थित करीब 3 एकड़ के फार्म को लीज पर लिया। उसमें से करीब 1.5 एकड़ को अच्छी तरह से सुसज्जित कर मत्स्य पालन व्यवसाय शुरू किया। तब तक उन्हें 1.5 से 2 लाख रुपए की सामान्य आमदनी हो रही थी, मगर अब भी जीवन स्तर में बहुत सुधार नहीं हो पाया था। तब उन्होंने ऐसे बंजर तालाब तलाशे जहां ना तो कोई मछली पालन हो सकता था, ना ही खेती। ऐसे तालाबों को किराए पर लेकर उन्होंने तालाब निर्माण कराया और पानी, बिजली, सभी चीजों की व्यवस्था की। 2-4 गांवों का जो ग्रामीण निजी तालाब रहते हैं गांव में, दाऊजी लोगों का, उनका भी 2-4 तालाब किराए में लेके, और कुछ हमारी समितियों में मौसमी तालाब रहता है। हमारे दारगांव सोसाइटी है, महामाया मत्स्य उद्योग सहकारी समिति, जिसका अध्यक्ष भी हूँ मैं, और उनका मौसमी तालाबों में मत्स्य बीज उत्पादन करके उन समितियों को भी अच्छा से भरण पोषण के लिए बहुत अच्छे से मत्स्य बीज उत्पादन करना भी सिखाया। और आगे भी मतलब मेरा सहयोग रहेगा उन लोगों के साथ। उनके तालाबों में मैं ब्रूडर कलेक्शन भी करता हूँ, उनको सीड स्पॉन भी देता हूँ, उनसे फ्राई भी लेता हूँ। फिर एक प्रकार के बिजनेस ट्यूनिंग बन गया है समिति के सदस्यों के द्वारा। और मैं आज की स्थिति में यहाँ से धमधा से, जो पूर्वी फिश फार्म के नाम से यहाँ डेकोरेट किया हूँ, वहाँ से मैं नियरेस्ट ज़िला जैसे कवर्धा, ये राजनांदगांव और दुर्ग जिला के तो आते ही हैं, उसके बाद बेमेतरा जिला के भी किसान आते हैं। साथ साथ हमारे एमपी के भी कुछ किसान आते हैं, मंडला, बिरसा, मलाजखंड, वहाँ के किसानों को भी सीड देते हैं। और आपके नागपुर के भी 2-4 किसान हैं जो नियरेस्ट राज्य हैं, उन वहाँ के भी हम लोगों से सीड का रिक्वायर रहता है, उन लोग भी लेके जाते हैं। इसके बाद भी हम लोगों को अगर सीड की आवश्यकता होती है तो हम लोग वेस्ट बंगाल से भी अरेंज करा के लोगों को सीड देते हैं। ये वो दौर था जब वे वित्तीय समस्या से भी गुजर रहे थे। बिजली, पानी, तालाब निर्माण का खर्च और साथ ही बाजार की उपलब्धता की समस्या, मेहनत और पैसे ज्यादा खर्च करने थे, साथ ही साथ अच्छा बाजार भी तलाशना था। मगर कहते हैं ना, बुलंद हौसलों के सामने कोई भी समस्या टिक नहीं पाती। हौसलों की उड़ान ही सफलता की गारंटी बन जाती है, और ऐसा ही हुआ रूपचंद धीवर के साथ भी। सब्जी में मसाला ज्यादा है। कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है। और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो, उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू। देख, खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो, कीटनाशक जहरीले होते हैं। डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, फ्लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ, समझ गया मेरी रानी। अब ना करो नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। जी जी जी,
किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। आप किसान भाइयों की खेती बाड़ी से जुड़ी हर समस्या का कृषि विशेषज्ञों द्वारा तुरंत समाधान। किसान कॉल सेंटर। आप भारत के किसी भी प्रदेश में रहते हो, कोई भी भाषा बोलते हो, आपकी समस्या चाहे फसल की बीमारी की हो, खाद की, पशुपालन की या कृषि से जुड़ी नई तकनीक की, अपनी समस्या का अपनी ही भाषा में समाधान पाने के लिए आप देश के किसी भी कोने से डायल करें 1551। विशेषज्ञ द्वारा आपको दी जाने वाली ये सलाह बिल्कुल निशुल्क है। ये सुविधा प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक निशुल्क उपलब्ध है। किसान कॉल सेंटर यानी 1551। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 8 सालों में कृषि एवं इससे जुड़े क्षेत्रों को आधुनिक बनाने और किसानों को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। साल 2013-14 में जहां कृषि बजट केवल 21,933 करोड़ रुपए था, वहीं साल 2022-23 में इसे बढ़ाकर 1,24,000 करोड़ कर दिया गया। तभी तो साल 2013-14 में जहां खाद्यान्न उत्पादन 265.05 मिलियन टन था, वहीं साल 2021-22 के तीसरे अग्रिम अनुमान में ये बढ़कर रिकॉर्ड 314.51 मिलियन टन हो गया। वहीं साल 2013-14 में बागवानी फसलों का उत्पादन जहां 280 मिलियन टन था, वहीं साल 2021-22 में ये बढ़कर 333.25 मिलियन टन हो गया। किसानों की कृषि संबंधी जरूरतों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना लागू की गई। प्रधानमंत्री जो सम्मान निधि आती है ना, वो डायरेक्ट खाते में आती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई व्यवधान नहीं। और फिर उसको निकाल के हम बाजरा को भी ले आते हैं, गेहूं को भी ले आते हैं, सरसों को भी ले आते हैं। बातें हमारे जो खेल चल तो बढ़िया। अब तक 11.37 करोड़ से भी ज्यादा पात्र किसानों को 2 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा राशि ट्रांसफर की जा चुकी है। किसानों को प्राकृतिक आपदा और बेमौसम बारिश से होने वाले फसल नुकसान से बचाने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की गई। हमने 1800 रुपये प्रीमियम भरा था। अधिक वर्षा होने की वजह से पूरी फसल खराब हो गई थी। उसका हमने इंश्योरेंस कंपनी को उनको सूचना दी और उनके प्रतिनिधि आके हमारे खेतों का निरीक्षण किया उन्होंने, और उसके बाद में फिर हमारा बीमा 2022 में 76,000 रुपये मुझे प्राप्त हुआ। अब तक 10.69 करोड़ से ज्यादा आवेदक किसानों को 1,18,195 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का भुगतान किया गया है। साल 2014 के मुकाबले अब किसानों को दलहन, तिलहन और धान की उत्पादन लागत से 1.5 गुना ज्यादा एमएसपी दिया जा रहा है। इस बढ़े हुए एमएसपी दर पर साल 2020-21 में 991 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा गेहूं व धान की खरीद हुई। 2,44,159 करोड़ रुपए मूल्य की गेहूं व धान की फसलों की रिकॉर्ड खरीदी हुई, जिससे 1.75 करोड़ से भी अधिक किसानों को फायदा हुआ। एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत 1 लाख करोड़ रुपए की मदद से कृषि और इससे संबंधित बुनियादी ढांचों को विकसित किया जा रहा है। AIF के थ्रू हमको लोन मिला, जिससे ये मिल चल रही है। इस क्षेत्र में ऐसी और भी मिलें और भी प्रोजेक्ट हैं जो चल रहे हैं। ये सरकार का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, जिससे गांव में खुशहाली आ रही है। 313.58 लाख से भी ज्यादा नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए। मिट्टी में पोषक तत्वों के अधिकतम उपयोग करने के लिए किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड जारी करने की शुरुआत की गई। विभिन्न चरणों में अब तक 23 करोड़ से भी ज्यादा सॉइल हेल्थ कार्ड्स जारी किए जा चुके हैं। किसान की आय में बढ़ोतरी करने और पर्यावरण को स्वस्थ रखने के लिए परंपरागत कृषि विकास योजना को बढ़ावा दिया गया। ये गंगा के किनारे जैविक खेती करना ये बहुत ही जरूरी जो सरकार का उपक्रम है। प्रदूषण फैलता है, उससे भी उसको राहत मिलती है और इस तरह से फसल भी अच्छी होती है और उसकी गुणवत्ता भी अच्छी होती है। खेत स्तर पर जल उपयोग दक्षता बढ़ाने हेतु सूक्ष्म सिंचाई के प्रोत्साहन हेतु प्रति बूंद अधिक फसल योजना क्रियान्वित की जा रही है। 10,000 से ज्यादा नए FPO का गठन और उसका संवर्धन किया जा रहा है।
मैं एपीओ का डायरेक्टर हूँ। मेरा एपीओ पूरा हो गया है। 3,02,000 रुपया किसान का है शेयर होल्डर और 3,02,000 रुपया सरकार दी है। उससे हम लोग खाद बीज का दुकान किया हूँ। किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य दिलाने के लिए देश भर की मंडियों को आपस में ई नाम प्लेटफॉर्म से जोड़ा जा रहा है। ग्रामीण स्तर पर रोजगार को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन की शुरुआत की गई। देश को खाद्य तेल में आत्मनिर्भर बनाने के लिए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन की शुरुआत की गई। इसके तहत 11,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की राशि आवंटित की गई है। संवेदनशील कृषि उत्पादों की आवाजाही के लिए किसान रेल चलाई जा रही है। बहुत शीघ्र खराब होने वाले फल, सब्जियों एवं अन्य बागवानी उत्पादों की आवाजाही को सुनिश्चित करने के लिए किसान रेल का संचालन होने से किसानों को लाभ हो रहा है। कृषि को आधुनिक बनाने के लिए स्मार्ट उपकरण उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। इसके अलावा सिंचाई, कीटनाशकों और पोषक तत्वों के छिड़काव के लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी को भी अपनाया जा रहा है। हमारी सरकार किसानों के हित में हर संभव कदम उठा रही है। लगातार एक के बाद एक नए कदम उठाती जा रही है। कृषि में रिफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के 8 साल शानदार प्रदर्शन से उपलब्धियां बेमिसाल। भाई रूपचंद धीवर जी यहाँ मत्स्य विभाग के अधिकारी मन के मार्गदर्शन में शासन की योजना के लाभ लेकर के आधुनिक और वैज्ञानिक रूप से मछली उत्पादन के क्षेत्र में आई और वैज्ञानिक नीति से वैज्ञानिक विधि ला अपना के मछली उत्पादन करके आज वृहत रूप में ये क्षेत्र में सफलता हासिल करे है। तो संगवारी हो कैसे ये क्षेत्र में सफलता हासिल करे है, कैसे ढंग ले कठिनाई के सामना करके आगे बढ़े हैं, आओ देखन जानकारी लेवन। एक युवा जिसकी आर्थिक स्थिति ने उसका साथ भले ही ना दिया हो, मगर मेहनत ने उनका दामन नहीं छोड़ा था। एक बार कदम आगे बढ़ा लिया तो वापस लौटने का सवाल ही नहीं था। अब उन्होंने मत्स्य पालन के साथ ही मत्स्य बीज उत्पादन भी शुरू कर दिया। स्पान, फ्राई, फिंगर का कल्चर किया और फिर बड़ी मछली पर भी काम शुरू किया। फिश फार्मिंग और कल्चर भी किया। करीब 10,000 मछलियों के कल्चर के बाद पहली फसल के रूप में उन्हें 6 से 7 लाख रुपए की आमदनी हुई। आमदनी बढ़ी तो हौसलों ने एक बार फिर पंख पसारे। तो मैंने स्टार्ट में 3 एकड़ के तालाब से 1.5 एकड़ की ज़मीन में 1.5 एकड़ की ज़मीन में पहले 3-4 तालाब बना के नर्सरी पॉन्ड बना के स्पॉन से रेयरिंग किया, स्पॉन से फ्राई से फिंगर बेच के लगा कि अब इसमें अच्छे से करना चाहिए। तो मैंने पूरे 3 एकड़ को सरकारी योजनाओं में लाभ लेके उसको 3 एकड़ का तालाब पूरा बनाया। 1 साल करते करते सेकेंड साल में मैं हमारे दुर्ग के अशोक चंद्राकर दाऊ जी के चंदखुरी फार्म उसी समय हमें लीज में मिल गया। उनका आशीर्वाद रहा और प्यार रहा तो उसने अपने बंद पड़ी हुई मछली बीज प्रक्षेत्र को हमें लीज में देकर उसने हमको अपना आशीर्वाद दिया और उसमें मैंने मछली बीज उत्पादन करना बहुत अच्छे से सीखा। और 15 से 20 एकड़ में करते करते मुझे वहाँ बहुत शुरुआत में बहुत दिक्कतें आई पानी का और मैनेजमेंट का, जो हमने सीखा नहीं था। ट्रेनिंग के दौरान जो हम लोगों को संक्षेप में सिखाया जाता है वो सीखते सीखते हमने उसको प्रैक्टिकली करते करते बहुत कुछ सीखने मिला है लाइफ में। और पता नहीं ना जाने कहाँ तक जाएंगे ये अपने का आइडिया नहीं है। लेकिन वहाँ जब मैंने ब्रीडिंग का काम चालू किया और पानी की कमी को देखते हुए फिर वहाँ हम सिर्फ बारिश के मौसम में ही ब्रीडिंग का काम करते थे। उसके बाद सीड प्रोडक्शन के बाद उसको गर्मी में बचा पाना दिक्कत था। तो हम फिर प्लानिंग किए कि अपने को और ऐसा वाटर एरिया सेक्टर चाहिए जिसमें गर्मी में भी ब्रीडिंग करा लें। तो हमारे मम्मी का नाम से 1 एकड़ का गांव में ज़मीन लिए, वहाँ हमने तालाब निर्माण करके फिर हैचरी निर्माण का प्लानिंग किया। उसमें हैचरी बना के आज IMC का ब्रीडिंग, पंगास का ब्रीडिंग और देसी मांगूर का ब्रीडिंग कराने में सफल हुए। मछली बीज उत्पादन में जब वो आए तो स्पान, फ्राई, सिंगरलिंग के उत्पादन और बिक्री के साथ ही बड़ी मछली का उत्पादन और बिक्री शुरू की, जिसे 2 से 3 साल में उन्होंने
लोन के पैसे भी चुका दिए। हौसलों की उड़ान यही नहीं रुकी। आत्मविश्वास से भरे हुए रूपचंद धीवर ने 1 एकड़ जमीन जो उनके माता के नाम से थी, उसमें हैचरी का निर्माण कराया। 2 तालाबों के निर्माण के लिए उन्हें सब्सिडी भी मिली, तो उन्होंने देशी मांगुर और बतख पालन की शुरुआत की। साथ ही साथ मुर्गी पालन और बटेर पालन भी करने लगे। आज करीब 30 एकड़ में मत्स्य बीज से बड़ी मछली की खेती तो चल ही रही है और इससे उन्हें करीब 10 से 12 लाख रुपए सालाना आमदनी भी हो रही है। मैं किसान भाइयों से निवेदन करूंगा या जो भी मछली पालन करने वाले भाइयों से निवेदन करूंगा, शासन के विभिन्न योजनाओं का लाभ लेकर, केंद्र सरकार की योजनाएं और छत्तीसगढ़ शासन की योजनाएं इतनी भरपूर मात्रा में किसानों की मदद करने के लिए, अभी तो 0% में लोन देने को भी सरकार तैयार है, तो आप लोग बहुत अधिक मात्रा में इस योजना का लाभ लेकर छत्तीसगढ़ शासन के विभागीय अधिकारियों से मिलकर आप अधिक से अधिक लाभ ले सकते हैं। जब ठान लिया कुछ करना है, ना हटना है पीछे, आगे बढ़ना है, लगन, मेहनत, विश्वास लिए आत्मनिर्भरता की मिसाल कायम करना है। इसी सोच से प्रेरणा लेकर रूपचंद धीवर ने लिख डाली है आत्मनिर्भरता की ऐसी कहानी जो बन चुकी है प्रेरणा औरों के लिए। सुवनाते का करा पिले उड़ा माल, सुवनाते का करा